कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों हम लोग बड़े दिनों के बाद में एक लंबे गैप के साथ में वापस मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ और कि आप सभी लोग जिस वैकेंसी का बहुत एकदम दिल से स्वागत कर रहे थे कि हाँ भाई हमें इस वैकेंसी की आवश्यकता है। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि TG2 की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, बहुत ज़्यादा आप लोग उसका वेट कर रहे थे। कोर्सेज आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो इसी सीक्वेंस में आज से क्योंकि वैकेंसी भी आ चुकी है तो कुछ रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस चलेगी, साथ ही जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो जी, हेलो, नमस्कार। जो कनेक्ट हो चुके हैं सभी लोगों का स्वागत। कंवल पार जी, सुनील जी, अखिलेश जी, रमेश कुमार जी, बुद्धि प्रकाश जी, गुड इवनिंग सर। धर्मेंद्र प्रसाद जी, सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का स्वागत जो कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नंदिनी जी, नंदलाल यादव जी, नमस्कार। देखिए अब सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा वहाँ से कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, या जैसे आप लोगों के सामने ये तो आ गया कि सर वैकेंसी तो अनाउंस हो चुकी है, अब हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, हम आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप लोग पूरा कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं, उसी सीक्वेंस में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग प्रियंका सोनी मैम, नमस्कार। मुकुल मिश्रा जी, नमस्ते। दीपक यादव, रणवीर कुमार जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सर, सभी लोगों का स्वागत। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप, क्योंकि जिस मेन वैकेंसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे दैट इज़ TG2, UPPCL में TG2 की वैकेंसी आ चुकी है, टेक्निकल ग्रेड 2, जिसके अंदर हम लोगों का जो सिलेबस है, देखो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम के ऊपर नहीं जा सकते कि हम लोग प्रिपरेशन करें, नहीं। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमारे पास में एक सीक्वेंस में एक सिलेबस होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आना है, हम लोगों को चीज़ें किस प्रकार से किस सीक्वेंस में पढ़नी है। मैं अगर आप लोगों को एक बेसिक सिलेबस के बारे में ज्ञान दूँ, चर्चा करें अपन लोग नॉर्मली, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो बेसिक सिलेबस है वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है। सबसे पहली बात, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर अकेला एक कंप्यूटर साइंस है, पार्ट 1 में अकेला एक कंप्यूटर साइंस है जो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 उसके नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 है जो जहाँ पर जनरल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश और टेक्निकल नॉलेज है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा सा वेरी है, तकरीबन 200 क्वेश्चंस अलग होते हैं और 50 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो होते हैं अलग। वंदना गुप्ता जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो आप लोगों को पार्ट 1 में इसलिए दिया गया क्योंकि आप लोग एक चीज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको अगर इमेज बड़ी करके दिखाऊं तो आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि सर है क्या। क्योंकि हम लोग जब इस सिलेबस में आगे की बात करें तो एक क्लियर कट लिखिए कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर ए मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स इन पार्ट 1 एग्जाम। यानी कि अगर आप लोगों को पार्ट सेकंड, यानी कि अगर आप लोगों को अपना टेक्निकल चेक करवाना है तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है, जो टेक्निकल जो पार्ट 1 है, उस चीज़ को तो आपने क्लियर करना ही पड़ेगा। यानी कि 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 50 नंबर भी मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने ज़रूरी है। क्लियर? टोटल 50 क्वेश्चंस और उनमें से 20 क्वेश्चंस आपके सही होने ज़रूरी है, तब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का जो सेकंड पार्ट होगा वो चेक होगा, अदरवाइज आप आगे स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ये अलग बात है कि वो मेरिट में काउंट नहीं होता, क्योंकि टोटल 200 यानी कि 200 में से 67 मार्क आपको वहाँ पर चाहिए। ठीक है, वो अलग बात हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो आपका पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप क्या कर सकते हो, पार्ट सेकंड अपना चेक करवा सकते हो। ओके, मनीषा जी, प्रतीक कंडेलवाल, सुमनलाल जी, अंजलि मौर्य, अशोक सैनी, वंदना जी, चरण सिंह जी, नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। तो हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिक शुरुआत करता हूँ मैं कंप्यूटर की। चलिए, कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे बिल्कुल 20 नंबर 100% मिलेंगे। आशीष यादव का कमेंट देख पा रहा हूँ, 20 नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, 20 नंबर मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मुझे केवल पास होना, नो, मुझे अच्छा स्कोर करना, नंबर अच्छे खासे लाने हैं। तो उस हिसाब से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर खुद क्या है, कंप्यूटर की हमें नीड क्यों पड़ती है, या कंप्यूटर की हमें आवश्यकता क्यों आती है, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में जो सबसे पहले बात करते हैं तो कंप्यूटर शब्द क्या है। कंप्यूटर शब्द जो है वो आया कहाँ से, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे तो नहीं बना वैसे वैसे, चलो हम लोग बैठे हैं और एक कोई ऐसी मशीन बना दो जिसे हम लोग कंप्यूटर नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, एक बार मुझे बता दो साउंड क्लियर है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं साउंड सही नहीं आ रही है। जल्दी बताओ, पहले साउंड क्लियर आ रही है सब लोगों को?
साउंड क्लियर है? जल्दी बताइए कमेंट करके, साउंड क्लियर है? कुछ मैसेज कर रहे हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लाल बहादुर जी बिल्कुल डेली क्लास चलेगी। मृदुल सर हेलो जी, हेलो। चलिए ठीक है, तो सुनिएगा, कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया। सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा शब्द है कंप्यूट, एक छोटा सा शब्द है कंप्यूट, और प्लस उसके साथ में एक कह सकते हैं कि उपसर्ग या प्रत्यय, प्रेफिक्स या सफिक्स की बात करते हैं तो एक शब्द आर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट जो शब्द होता है उसका मतलब होता है गणना करना, ओके। तो गणना करना, हम नॉर्मली एक शब्द पढ़ते हैं, किसी भी नॉर्मल से शब्द की बात करें, जैसे कंप्यूटर में हम लोग बहुत बार एक शब्द को काम में लेते हैं जिसे कहते हैं यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आर लगा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रयोग करने वाला, ओके। तो उसी प्रकार से जब हम लोग कंप्यूट शब्द की बात करते हैं, इसका मतलब अगर गणना करना हो गया तो कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, गणना करने वाली कोई पर्टिकुलर मशीन जो हम लोग सीक्वेंस में काम में लेते हैं, ठीक है। सर ये शब्द कहाँ से आया, तो इस शब्द की जहाँ तक बात करूँ तो ध्यान से देखिए कि ये जो शब्द है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं सर ये एक मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग लग रही है, मुझे एक इंग्लिश की स्पेलिंग लग रही है, बिल्कुल सही है, इंग्लिश की स्पेलिंग है। तो ये जो शब्द है, ये कंप्यूट जो शब्द है ये इंग्लिश की स्पेलिंग है, ठीक है, इंग्लिश से लिया गया। लेकिन जब हम कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें, जब हम लोग कंप्यूटर के संदर्भ में बात करते हैं, तब नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज का लिया गया है, जिसका नॉर्मल जो अर्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशंस करना, यानी कि गणना करना। यानी कि कंप्यूट शब्द ग्रीक लैंग्वेज का है जिसका मतलब होता है गणना करना। यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर में काम क्या क्या होते हैं, उस लिहाज से, हाँ बिल्कुल इंग्लिश का है, उस हिसाब से बात करें तो हम नॉर्मल कह सकते हैं सर कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। ध्यान से इस इमेज को समझिएगा, ये इमेज आपको बहुत सारी चीजें बता देगी। सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस, और सबसे लास्ट में जाकर के आउटपुट आता है। चलिए, सबसे पहले इनपुट आ गया, उसके बाद में प्रोसेस हो गया, उसके बाद में आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब मैं सबसे पहले बात करूँ तो जो इनपुट होता है, तो जो इनपुट होता है वो कौन देता है, इनपुट देता है यूजर। चलिए साहब, इनपुट जो होता है वो देता है यूजर, इनपुट देता है यूजर। चलिए, यूजर कौन होता है, यूजर होते हैं हम, यूजर होते हैं हम, यानी कि कंप्यूटर को जब हम लोग नॉर्मल वे में काम करें तो यूजर कौन होता है, मैं होता हूं कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला, ठीक है। हाँ जी, संगणक क्या होता है, संगणक इसे हिंदी में नाम है, ठीक है, इसके हिंदी में नाम है, एक नाम होता है संगणक, एक नाम होता है अभिकलित्र। कंप्यूटर के ही दो नाम होते हैं, एक नाम होता है संगणक, एक नाम होता है अभिकलित्र, ठीक है। चलिए यहां पर आइएगा वापस कि हमने तीन चीज बताई कि सर कंप्यूटर में शुरुआती दौर में बात करें तो एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है। ये कहां से चलता है, कैसे क्या होता है, तो जो इनपुट होता है, इनपुट हमने कह दिया यूजर देता है। यूजर कौन होता है, यूजर वो होता है जो कंप्यूटर का यूज करता है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने वाला, ठीक है। कंप्यूटर को चलाने वाला कौन होगा, कंप्यूटर का यूजर होगा, ठीक है। यूजर दे दिया, ठीक है, इन्होंने इनपुट दे दिया। अब इनपुट के अंदर होता क्या क्या है, इनपुट के अंदर होता क्या क्या, यूं तो नहीं कि हर कोई चीज इनपुट में चली जाती, नहीं। इनपुट के दो भाग होते हैं, इनपुट के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है डेटा, और दूसरा जो भाग होगा वो होगा यहां पर इंस्ट्रक्शन। इनपुट के दो भाग होते हैं, सबसे पहला भाग होता है डेटा, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनपुट में दो भाग होते हैं, एक होता है डेटा, एक होता है इंस्ट्रक्शन। चलिए अब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं नॉर्मल में बात करूं कि डेटा और इंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है, अगर मैं यहाँ पर डेटा लिख दूं और यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन लिख दूं, तो इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, इन दोनों चीजों में अंतर क्या है। तो डेटा को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कच्चे आंकड़े, डेटा को हिंदी में कह सकते हैं कच्चे आंकड़े या रॉ फैक्ट्स, या रॉ फैक्ट्स।
चलिए साहब, कच्चे आंकड़े क्या होते हैं या रो फैक्ट्स, इसका एक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि कच्चे आंकड़े या रो फैक्ट से हम लोग क्या समझते हैं। तो कच्चे आंकड़े वो होता है जिसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। कच्चे आंकड़े वो होते हैं जिनका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। रो फैक्ट्स वो होते हैं जिनका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अगर नॉर्मल वे में बात करूं, इसकी डेफिनेशन भी ऐसी निकलती है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम लोग डेटा कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, या एक चीज ये भी कह सकता हूं जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो तो डेटा है, लेकिन ऐसा भी कह देंगे कि जिसका सभी के लिए अलग अलग मीनिंग हो। एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं इसका, या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो, या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो, जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो। चलिए, ये कैसे पॉसिबल है कि एक अर्थ नहीं हो सकता और अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी एक ऐसी चीज़ पढ़ाइए, नॉर्मल सी एक ऐसी चीज़ सुनिएगा कि ये जो कोई अर्थ नहीं होता या जिसका अलग अलग अर्थ होता, मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ 5, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 5 क्या है। नॉर्मल में कह सकते हैं सर 5 एक नंबर है, ठीक है 5 एक नंबर है, लेकिन इसका अर्थ क्या है। हो सकता है मैं कहूँ सर 5 तो मेरे भाई बहन है, आप कहोगे नहीं 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 5 तो है ना, हो सकता है कि मेरे चाचा जी है, नहीं 5 तो मेरे पास में पेन है, नहीं 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 5 मेरे पास में जूते हैं, नहीं 5 मेरे पास में चप्पल है, नो 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 5 मेरे पास में मोबाइल है, वॉटएवर कुछ भी। यानी कि जब तक हम सब लोगों का एक अर्थ नहीं निकल के आएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा मीनिंग एक है। यानी कि डेटा वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता या हम सब के लिए अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है, वो चीज हो गई डेटा। तो मैंने यहां पर अगर एक 5 नंबर लिखा तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर डेटा एक नंबर हो सकता है? एक डेटा होता है वो एक आपका एक नंबर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि जो डेटा होता है, जैसे डेटा होगा वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, और जो डेटा होता है वो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। डेटा कोई भी नंबर हो सकता है, डेटा कोई भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहां से। जब हम आगे बात करते हैं यहां से कि सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डेटा तो हमें समझ में आ गया कि सर जिसका कोई अर्थ नहीं होता, या हम जिसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, या जिसका हमारे लिए कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, वो हमारा डेटा, ठीक है। चलिए, जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करें, इंस्ट्रक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश। इंस्ट्रक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश। चलिए साहब, अब ये निर्देश क्या होता है? निर्देश का मतलब हो गया कि अगर मैं आपको कोई भी डेटा दे दूं, जैसे यहां पर मैंने कहा कोई भी नंबर हो सकता, मैंने आपको बोल दिया कि 2,2, ठीक है। मैंने आप लोगों को दे दिया 2,2, मैंने आप लोगों को दे दिया 2,2, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे पूछना पड़ेगा कि सर ये क्या करूं? 2 और 2 आपने मुझे जो दिया है, ये 2 और 2 तो ठीक है, इनका करना क्या है? और जैसे ही आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए कि सर करना क्या है, तो वहां पर मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश देने की आवश्यकता होती है। यानी कि मैंने बोल दिया जोड़ दो, मैंने बोला जोड़ दो, तो अब ये जोड़ना क्या हो गया? जोड़ना हो गया एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन। और जैसे ही डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जोड़ा, वो हमारा एक कंप्लीट इनपुट हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि डेटा पर कैलकुलेशंस करने के लिए जो निर्देश या सिंबल्स, जो निर्देश या कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो आपके क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जब आपस में मिला, तब जाकर के हम उसे क्या कहते हैं? इनपुट। पीछे चलूँ वापस, तो मैंने आपको इमेज समझाई थी, मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 भाग होते हैं, बिल्कुल 2 भाग हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना कि हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं, हम जब कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, हम जब कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं, तब क्या करना पड़ता है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मानव के समझने योग्य भाषा, ठीक है। यानी कि ये जो होगा, ये होगा मानवीय भाषा में,
ये जो होगा वो होगा मानवीय भाषा में, यानी कि वो लैंग्वेज जो हम समझते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर में काम करूंगा तो मैं उस लैंग्वेज में इनपुट देता हूं जो मैं देता हूं, ठीक है। जो मैं समझता हूं मैं उस लैंग्वेज में कंप्यूटर में क्या करता हूं, इनपुट देता हूं, ठीक है। वीडियो बफरिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वीडियो बफरिंग क्या सब लोगों के बफरिंग हो रहा, प्लीज़ चेक कर लेना, यहाँ से तो क्लियर है एक बार। गुड इवनिंग कुलदीप जी, गुड इवनिंग मृदुल सक्सेना, UPPCL, हाँ उत्तर प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड। अंजलि जी वीडियो रुक रहा है, एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल हो रहा है। आप एक बार टेक्निकल टीम प्लीज़ एक बार देख लेना अपना भाई क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अंकुश पाल सर बहुत देर से कह रहे हैं सर इंट्रो बताइए, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग तो नहीं होना चाहिए, इंटरनेट इश्यू है क्या कुछ, एक मिनट। इंट्रो की जहाँ तक बात करते हैं मैं आपको क्लास के बाद में दे दूंगा। प्रियंका सोनी जी कभी कभी हो रहा है, अच्छा चलिए चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल अंकुश पाल, इंट्रो दूंगा क्लास के बाद में दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट, इंटरनेट ठीक है, आपको इंट्रो दिया जाएगा क्लास के बाद में, तब तक आप पढ़िए, ठीक है। चलिए ओके ओके, बीच बीच में रुक रहा है, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में आ जाएगा, ठीक है। ओके सही है ना, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, मैंने आपको ये कहा कि हम जब कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जो इनपुट होता है वो मानव की लैंग्वेज में, वो हमारे समझने योग्य दिया जाता है, ठीक है। अब आपको एक प्रॉब्लम हो गई कि सर जो प्रोसेस होता है बीच में, यहां पर जो इनपुट होता है वो होता है मशीन लैंग्वेज में। एक बहुत इजी या बहुत थोड़ी सी टफ चीज़ है यहाँ पे कि कंप्यूटर में जो प्रोसेस के अंदर जो डेटा होता है वो चलता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0/1 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग के टाइम जो डेटा होता है वो आपका प्रोसेसिंग के टाइम पे मशीन लैंग्वेज के अंदर चलता है, ठीक है। हमने कह दिया कि डेटा और इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया, ये बोलता है मुझे मशीन लैंग्वेज में चाहिए, हम कहते हैं भाई हम तो केवल आपको ह्यूमन लैंग्वेज में देंगे जो हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम आपको हमारी लैंग्वेज में देंगे। अब इश्यू आ गया कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 में समझता है, हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज की, यानी कि नॉर्मल भाषा में कहूं, हम हमारी लैंग्वेज में इनपुट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इश्यू आ गया कि भाई इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास में क्या इश्यू होगा, इसके लिए हमारे पास में जो चीज होगी वो होगी यहां पर एनकोडिंग। एक प्रोसेस काम करती है एनकोडिंग, यानी कि क्या होता है कि मानवीय लैंग्वेज को जब मशीन लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ अब सही चल रहा है, ओके। हाँ तो जब इनपुट दिया जाता है मानवीय लैंग्वेज में, उसको जब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तब एक कार्यक्रम होता है, उसे हम लोग कहते हैं एनकोडिंग। और ये एनकोडिंग का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो। एनकोडिंग का जो काम होता है वो कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब ये इनपुट डिवाइसेस कर दिया तो हम यहां से एक चीज और कहते हैं कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है वो सारी की सारी किसका काम करती है, एनकोडर का, वो काम करती है एनकोडर का, ठीक है। अब एक समस्या और आ गई कि हमने जब इनपुट दिया, ठीक है, अब क्लियर है, ओके ठीक है। हाँ थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं, ओके। जय माहेश्वती, वंशु वैष्णव जी नमस्कार, ओके। इनपुट को हमने प्रोसेस के अंदर डाल दिया, मैंने ये कह दिया कि इनपुट जो था वो ह्यूमन की लैंग्वेज में था, वो हमारी लैंग्वेज में था। हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, हमारा कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो हमें एक प्रॉब्लम हो गई कि हमारे इनपुट को मशीन के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मशीन को 0 और 1 के अंदर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनकोडिंग की प्रोसेस हो चुकी है, जो इनपुट डिवाइसेस करती है, इसलिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, एनकोडर, ओके। तो यानी कि हमारा इनपुट कंप्यूटर में पहुंच गया, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं एक नई स्लाइड लेता हूं, वापस बनाता हूं इसको, कि मैंने अभी तक आपको यह कहा कि शुरू में जो इनपुट था, इस चित्र को ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास में प्रोसेस हो गया। चलिए यहां पर मैंने कह दिया कि सर इनपुट के 2 भाग है, पहला था हमारा डेटा, दूसरा जो था
वो है हमारे पास में इंस्ट्रक्शन, दूसरा है हमारे पास में इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा को हमने कह दिया कच्चे आंकड़े, डेटा को हमने कह दिया कच्चे आंकड़े और इसको हमने कह दिया निर्देश। ठीक है, एक चीज़ और मैंने कह दिया आपको कि यहाँ से जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी एनकोडिंग। यानी कि डेटा को जब हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेस आपकी एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब आगे आया साहब यहाँ से आउटपुट, आगे आया यहाँ से हमारा आउटपुट। चलिए, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैंने आपको कहा कि जो बीच में हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर जो डेटा है वो होता है मशीन लैंग्वेज में, वो होता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, प्रोसेस के समय जो डेटा होता है वो होता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन आउटपुट अगेन हम समझते हैं आउटपुट अगेन हमारी लैंग्वेज में काम आएगा। आउटपुट हमेशा कहाँ पर होगा? मानवीय लैंग्वेज में, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में। अगेन एक प्रकार की प्रोसेस होती है, वापस एक प्रकार की प्रोसेस होगी कि इस मशीन कोड को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा कहाँ पर? मानवीय भाषा में। तब एक प्रक्रिया और होती है, उसे हम लोग कहते हैं डीकोडिंग, उसे हम लोग कहते हैं डीकोडिंग। अब समस्या हो गई कि सर जो डीकोडिंग होती है वो डीकोडिंग का काम कौन करता है? यहाँ पर तो हमने कहा कि सर जो एनकोडिंग होती है वो सारी की सारी आपके इनपुट डिवाइसेस करती है, तो जो डीकोडिंग होती है वो कौन करता है? तो डीकोडिंग का काम हमारे कंप्यूटर में करेगा प्रोसेसर। डीकोडिंग का काम हमारे कंप्यूटर में करेगा प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको समझ में आ जाने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग जी, जतन सिंह गुर्जर, घनश्याम प्रताप जी, यदुवंशी जी, नमस्कार, वेलकम, सभी लोगों का स्वागत। सलोनी सोनी जी, थैंक यू। उमेश जी, अंकुल पाल, सीपीयू, हाँ जी सर, सीपीयू, यहाँ पर जो प्रोसेस की बात करी वो हमने सीपीयू ही, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रोसेसर। एक्चुअली जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है वो ही प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर ही सीपीयू है, और इसे ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, इसे ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी सी देर में चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, कोई डाउट नहीं अभी तक तो? ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन पर नया कोर्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हेलो जी, हेलो आशीष जी, जो कंप्यूटर का कोर्स पूरा हो चुका है क्या? हाँ, एप्लीकेशन पर पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। जतिंदर, गुड इवनिंग। हाँ, एप्लीकेशन पर नई क्लास जो है, कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, नए वीडियो जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर। हेलो जी, हेलो प्रदीप चौरसिया, बिल्कुल, ऐप पर न्यू क्लास जल्दी आ जाएगी। राघवेंद्र सिंह, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ें समझ ली कि क्या क्या चीज़ होता है। अब होता है कि सर कंप्यूटर के कुछ लाभ होते हैं, हम काम में लेते हैं, तो चलिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर के लाभ क्या है, कंप्यूटर के फायदे क्या है। चलिए, कंप्यूटर के एडवांटेजेस यानी कि कंप्यूटर के लाभ। चलिए, कंप्यूटर के लाभ में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं स्पीड। कंप्यूटर के लाभ में सबसे पहला होता है स्पीड, यानी कि गति। चलिए, हम एक नॉर्मल भाषा में ये कहते हैं, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर बहुत तेज स्पीड में काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। मेरी क्लास 6 से 7 डेली होगी, राहुल मिश्रा, हाँ जी, डेली चलेगी। ठीक है, तो स्पीड का मतलब हो गया सर कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। तो अगर मैं पूछूं कितनी तेज गति से, भाई ये समस्या प्रॉब्लम तो होना चाहिए। तेज गति से एक क्वांटिटी तो बताओ सर, इतनी तेज गति से, साइकिल की स्पीड से, हवाई जहाज की स्पीड से, मोटरसाइकिल की स्पीड से, किस स्पीड से काम करता है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड की जो इकाई है उसे हम लोग कहते हैं गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, चलो, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में हमने नाप दिया। तो आज के कंप्यूटर में स्पीड क्या होती है? गीगाहर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? तो गीगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 की पावर 9 गणनाएं, 10 की पावर 9 गणनाएं प्रति सेकंड। ठीक है, अब 10 की पावर 9 मतलब 10 के साथ में 9 जीरो। ठीक है, हाँ, 10 के साथ में अगर 9 है तो 10 के साथ में 9 जीरो लगा दो। चलिए, ये इतनी सारी कैलकुलेशंस 1 सेकंड में करती है। और आज के कंप्यूटर की स्पीड बताऊं तो आज का कंप्यूटर 3 गीगाहर्ट्ज में काम करता है।
यानी कि इसके पहले इस 1 को हटाओ और 3 लगा दो, यानी कि कंप्यूटर हम 1 सेकंड में सोच भी नहीं पाते, हम लोग 1 सेकंड में सोच भी नहीं पाते और कंप्यूटर इतनी सारी कैलकुलेशंस भी कर लेता है। हाँ जी बिल्कुल योगेंद्र जी आज से शुरू हुई, ठीक है, हम सोच नहीं पाते, कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर देता है। सेकेंड नंबर की बात करूँ, दूसरी जो इसकी हमारे पास में फ़ायदा है वो है ऑटोमेटिक। दूसरा है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वचालित, यानी कि स्वचालित। चलिए हम एक और चीज़ कहते हैं सर कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो काम नहीं करता, कंप्यूटर स्वचालित कैसे हो सकता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो काम नहीं करता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूँ, यदि मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूं तो फिर तो कंप्यूटर काम करेगा। कैसे पॉसिबल है सर? माना कि मेरे पास में एक कंप्यूटर है, माना कि मेरे पास में एक कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर से एक मेरे पास में प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है, इस कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्टेड है और मुझे 500 पेपर प्रिंट करवाने हैं, मुझे 500 पेपर प्रिंट करवाने, ठीक है, तो मैं एक ही बार में प्रिंट का बटन दबा दूंगा और ये प्रिंटर 500 पन्ने प्रिंट निकाल देगा, मुझे बार बार कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि मानव द्वारा निर्देशित हो जाता है, यानी कि जब एक बार मानव इसे निर्देश दे देता है, यानी कि हम कहते हैं कि मानव द्वारा निर्देशित होने पर, ठीक है, अब मानव द्वारा निर्देश क्या दिया, यही तो कहा कि मैंने एक बार 500 पेपर प्रिंट करने के लिए दे दिए, मुझे बार बार कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कंप्यूटर प्रिंट करके दे देगा, तो ये ऑटोमेटिक ही तो हुआ। मैंने आपको कह दिया कि भाई साहब आप है ना अपने घर से लखनऊ की ओर ट्रेन नंबर 405 पकड़ के निकल जाओ, इंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब मुझे बार बार आपको फोन करने की आवश्यकता थोड़ी है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपको काम करना, ठीक है। वही चीज कंप्यूटर में कि जब कंप्यूटर में हमने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, हमने जब एक बार कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ये कहलाता है ऑटोमेटिक। तीसरे की बात करूं, तीसरे नंबर, तो वो होता है एक्यूरेसी। तीसरा होता है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता या परिशुद्धता। शुद्धता या परिशुद्धता, इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग शुद्धता की बात करें, जब हम लोग परिशुद्धता की बात करें, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कह सकता हूं कि कंप्यूटर जो होता है ना, उसका आउटपुट हमेशा 100% शुद्ध होता है। कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध होता है। इसका रीजन क्या है? 100% शुद्ध कैसे हो सकता है भाई? जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जब हम हमारे कंप्यूटर में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर कभी कभी तो गलत भी तो होता है, ठीक है, हमारा जो काम है उसमें कभी कभी जब कैलकुलेशंस करते हैं तो गलत भी तो आता है। तो सर मैं कैसे कह सकता हूं कि 100% शुद्ध है? बिल्कुल है, क्योंकि कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी काम करती है, एक मेथड काम करती है कंप्यूटर के अंदर, और उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है गीगो। उस मेथड का नाम है गीगो। सर ये गीगो क्या होती है? गीगो का मतलब है गार्बेज इन, गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कचरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन हिंदी में कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा, यानी कि अगर इनपुट सही तो आउटपुट सही, इनपुट गलत तो आउटपुट गलत। यानी कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो 100% हो सकती है ना। देखिए कंफ्यूज मत होना कि सर इनपुट गलत तो कंप्यूटर ने तो आउटपुट दे दिया। नो, इनपुट सही आउटपुट सही, इनपुट गलत आउटपुट गलत। गेटिंग माई पॉइंट? इनपुट सही आउटपुट सही, इनपुट गलत आउटपुट गलत। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर इनपुट सही होगा तो आउटपुट सही होगा, इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत होगा। कंप्यूटर कहां गलत है? कंप्यूटर तो 100% काम कर रहा ना भाई साहब, गलत पे गलत सही पे सही। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर का आउटपुट हमेशा 100% शुद्ध होता है, कंप्यूटर शुद्धता के साथ में काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो विशेषता हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं यहां पर डिलीजेंसी।
डिलीजेंसी, इसका मतलब होता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता, इसका मतलब ये हो गया कि हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल अमन सिंह जी कह रहे हैं कि इनपुट अगर शुद्ध नहीं होगा तो आउटपुट शुद्ध नहीं होगा, बिल्कुल सही है। इनपुट ये नहीं होता है सर जी, हाँ जी इनपुट ये नहीं होता है, इनपुट तो हम जो चीज़ देंगे ना उस पर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी कैसे होती है, ठीक है, हाँ प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क होगा अंकुश पाल, बिल्कुल। अगली बात है डिलीजेंसी या उद्यमशीलता, इसका मतलब क्या, देखो मुझे अगर कोई काम कहा जाता है ना मम्मी के द्वारा कि भाई ये कर, तो मैं 2 काम करने के बाद में मैं बोलता हूँ मम्मी मैं थक गया, अब मुझे आराम करने दो, मैं सो जाता हूँ। लेकिन कंप्यूटर क्या कभी आपको कहता है, आप सुबह 6 बजे कंप्यूटर को शुरू करते हो काम करना, और जैसे 7-8 बजती है तो कंप्यूटर कहता है कि अब मुझे मत चलाओ, अब मुझे मत चलाओ, ऐसा तो नहीं कहता, पूरे दिन चलाओ, 10 दिन चलाओ, 50 दिन चलाओ, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि कंप्यूटर क्या होता है, कार्य करते हुए थकता नहीं है। कंप्यूटर कार्य करता हुआ थकता कभी भी नहीं है। कंप्यूटर को लगातार कितने भी घंटे काम करा दो, कंप्यूटर आपका कभी भी नहीं थकेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करूं मैं 5 नंबर की, उसे हम लोग यहां पर कह सकते हैं मल्टीफंक्शनल। मल्टीफंक्शनल यानी कि बहुरूपी, यानी कि बहुरूपी। चलिए मल्टीफंक्शनल का अर्थ क्या हुआ, बहुरूपी मतलब सचिन यादव जी थैंक यू सो मच। चलिए बहुरूपी क्या होता है, बहुरूपी का मतलब होता है जिसके अलग अलग रूप हो, जो बहुत अलग अलग रूप से कार्य करती है। इसका मतलब हो गया कि हम कंप्यूटर में एक बार से एक से अधिक काम कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है एक से अधिक कार्य करना, एक से अधिक कार्य करना। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकता हूं, हाँ बिल्कुल संजय मिश्रा आप बिल्कुल कह सकते हो, कंप्यूटर गीगो मेथड पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट मेथड पर चलता है, ठीक है। हाँ इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग संदीप जी बिल्कुल। हाँ सुनील कांत जी गुड इवनिंग, भंवरा राम जी गुड इवनिंग, सचिन यादव बिल्कुल सही है, बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। चलिए विशेष जी नमस्कार। ओके तो यहाँ तक मैंने कह दिया कि मल्टीफंक्शनल यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप खोल के हाई हेलो भी कर सकते हो, साइड में गाने लगा के ईयरफोन में भी सुन सकते हो, और अगली गूगल क्रोम के अंदर अपना कोई वीडियो या कोई मूवी डाउनलोड हो रही है। कहना क्या चाहता हूँ, एक बार में एक से अधिक काम करना, उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर मल्टीफंक्शनल या बहुरूपी। क्लियर, यानी कि कंप्यूटर एक बार में एक से अधिक कार्य कर सकता है, ये आपका मल्टीफंक्शनल या मल्टीपर्पज़, ठीक है। मल्टीपर्पज़ बाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल अमन सिंह जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग एक से अधिक कार्य करवा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है 6 नंबर। 6 नंबर यहां पर बनेगा आपका मेमोरी, और 7 नंबर बनेगा स्टोरेज। दोनों को साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों में अंतर है। चलिए एक साइड पढ़ते हैं मेमोरी, एक साइड पढ़ते हैं स्टोरेज। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ डेली होगा बिल्कुल, छोले मोटिवेशन बिल्कुल डेली होगा। हाँ भाई धीरज बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू। यदुवंशी पी के वेलकम सर। मेमोरी और स्टोरेज की बात करते हैं तो ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं मेमोरी से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अंतर है। मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी का मतलब हो गया कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में मेमोरी शब्द का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी के लिए करते हैं, कंप्यूटर में स्टोरेज शब्द का प्रयोग हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल प्रमोद, मोबाइल भी मल्टीफंक्शनल की कैटेगरी में आता है। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कह दिया, ठीक है। हमें एक ऐसी मेमोरी होती है इन दोनों में से जहाँ पर डेटा जो होता है वो परमानेंट रहता है, ठीक है। चेतन जी थैंक यू। थ्योरेटिकल ही ओरिजिनल ना क्लास, हाँ जी यहाँ वंशु वैष्णव यहाँ थ्योरेटिकल चलेगी, ठीक है। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों में से किस जगह पर डेटा को टेम्परेरी रखा जाता है। हाँ मल्टीटास्किंग, इन दोनों में से किस जगह पर डेटा को टेम्परेरी रखा जाता है, मुझे ये आंसर चाहिए। दोनों में से टेम्परेरी डेटा कहाँ रहता है, चलिए आंसर दीजिए। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी अजय शर्मा समथिंग इज डिफरेंट। मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, मुझे तीसरी चौथी से कोई मतलब नहीं है। मैं मेमोरी
और स्टोरेज। मैंने आपको दो शब्द दे दिए, प्राइमरी में टेम्परेरी कहां पर रहता है, सेकेंडरी में डेटा। गलत। चलिए देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेमोरी शब्द जो है उसका प्रयोग हम लोग प्राइमरी मेमोरी में करते हैं, और किसी भी डेटा को, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करते समय अस्थायी रूप से यहां रखा जाता है, अस्थायी रूप से यहां रखा जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया सर, प्रोसेस करने से पहले हम लोग कैसे रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर में आएंगे इस बार नंबर। मैंने कहा सर प्राइमरी मेमोरी में हम लगते हैं, मैंने यहां पर दो चीजें कही है, एक तो प्रोसेस करने से पहले और एक प्रोसेस करते समय। प्रोसेस करने से पहले और प्रोसेस करते समय, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यूं समझ लो कि यानी कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सभी लोग एक क्लास में आकर के बैठ गए, टीचर वहां पर नहीं है, तो आपको प्रोसेस करने से पहले कहां पर रखेंगे, एक रूम में। देखिए, आप जब किसी कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं, आप लोग जब किसी कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं ना, तो वहां पर आप लोगों को कहां पर कैसे बिठाते हैं, एक रूम में। ठीक है, वहां पर आप लोगों को एक रूम में बिठा देते हैं। ओके साहब, बिठा दिया, टीचर यहां पर रूम में नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको प्रोसेस करने से पहले, पॉइंट पकड़िएगा। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ये कहा आपको एक रूम में बिठा दिया और टीचर वहां पर नहीं है, इसका मतलब आपको प्रोसेस करने से पहले और जब टीचर अंदर आ गए तो आपको प्रोसेस करते समय दोनों ही टाइम डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है, टेम्परेरी रूप में रखा जाता है। कहां पर, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, यहां पर कहेंगे डेटा को प्रोसेस करने के बाद स्थायी रूप से यहां रखा जाता है। ठीक है, तो डेटा को प्रोसेस करने से पहले या डेटा को प्रोसेस करते समय हम लोग अस्थायी रूप से रखते हैं। ठीक है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद स्थायी रूप से हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करते समय और प्रोसेस करने के बाद में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक बार वापस बोल देता हूं। देखिएगा, मैंने कहा प्रोसेस करने से पहले, ये आपके यूपीपीसीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहली क्लास है। प्रोसेस करने से पहले, डेटा को प्रोसेस करने से पहले और डेटा को प्रोसेस करते समय, ये दो कंडीशन जब लगती है तो हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि रैम में रखा जाता है, प्राइमरी में भी, किस में, रैम में। ठीक है, और अगर मैं कहूं सर डेटा को प्रोसेस करने के बाद, डेटा को प्रोसेस करने के बाद, तब हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ज्योति कुमावत जी नमस्कार, वेलकम सभी लोगों का। चेतन, एमसीक्यू बाइलिंगुअल में, बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल आपके एमसीक्यूज वो होंगे। देखिए, जैसे ही हमारा ये हो जाता ना थोड़ी देर में कोर्स, जैसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक, आपके यूपीपीसीएल के जितने भी पुराने पेपर हैं उनको टॉपिक वाइज, हाँ, पर डे क्लास होगी। अंजलि जी नमस्कार। हाँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के, जितने मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको टॉपिक वाइज हम लोग अपन करेंगे। ठीक है, हाँ, प्रमोद धाकड़ कह रहे रोम में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है, रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो रोम पर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का
पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको केवल पढ़ सकते हो। और भाई जब हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, हम उसके अंदर किसी डेटा को लिख ही नहीं सकते, तो हमारा क्या काम वहाँ पर। तो रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है, ये सवाल भी आ रखा है कि कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसे निर्माता कंपनी द्वारा बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। निर्माता कंपनी द्वारा बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। और ये बहुत बार सवाल आ रखा है, ठीक है। हाँ जी, रीड ओनली मेमोरी बिल्कुल सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ अमन सिंह जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड का होता है। सर ये वीडियो कभी भी चल सकता है, बिल्कुल। सलोनी सोनी मैम बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जब भी आप देखोगे चलेगा, ठीक है। हाँ राजेश पटेल टेक्निकल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अरे गजेंद्र जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, जितना पॉसिबल होगा यूट्यूब पे चलता रहेगा। और आपके एक स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा यहाँ पर कि फॉर ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज ले रखे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे पूरा रिकॉर्डेड पड़ा है, प्लस कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात ये बताता हूँ कि मैं आपको पूरा कोर्स, चलिए कोर्स में क्या क्या है इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आपका कोर्स जो है ना, हाँ एमसीक्यूज इंग्लिश में भी रहेंगे। आपका जो कोर्स है ना, वो कोर्स कैसे है, वो सीसीसी बेस्ड है, CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स जो नीलेट देता है, ठीक है। नीलेट एक इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, अगर ज्योति कुमावत जी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रोम 3 प्रकार की होती है, ठीक है। रोम 3 प्रकार की होती है, प्रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो एक प्रकार की रोम होती जहां से डेटा डिलीट नहीं होता, 2 प्रकार से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिएगा, CCC में आपका क्या होता है, देखिए पहली चीज फंडामेंटल, पहली चीज कंप्यूटर का फंडामेंटल, ठीक है। दूसरा आपका लिब्रे ऑफिस, तीसरा आपका MS ऑफिस। मैं ब्रॉड बता रहा हूं, ब्रॉड पूरा का पूरा, क्योंकि एक एक पॉइंट तो नहीं लिख सकते। ब्रॉड एरिया में हम किस किस चीज को कवर करेंगे, MS ऑफिस। उसके बाद में हम लोग साथ में कवर करेंगे किस चीज को, इंटरनेट कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं थोड़ा सा नेटवर्क, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो आपका है बायोस भी होता है ना सर, हाँ जी। देखिए, हाँ बायोस की जहाँ तक बात करें तो दीननाथ जी, वो रोम के अंदर स्टोर होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रोम में स्टोर होता है, और थोड़ी सी वर्किंग, ठीक है। रैम और रोम का टाइप बता दीजिए। हाँ चलिए अमन सिंह जी सुनिएगा, एक चीज़ की बात करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स फ्री यूट्यूब पर एग्ज़ाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर में कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पर रैम और रोम में अंतर पूछा जा रहा है, तो सुनिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है रैम और डिफरेंस क्या है रोम के अंदर। चलिए ध्यान से देखिएगा, रैम की जहाँ तक बात करूँ, इसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए रोम को क्या कहते हैं, रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। चलिए इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, हाँ जी। लिब्रे ऑफिस की क्लास चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी। हाँ प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे, दोनों की बात करते हैं। इसको मैंने कह दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हमने कह दिया रीड ओनली मेमोरी। डिफरेंस क्या है, तो ये जो मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी, ये जैसे ही कंप्यूटर में लाइट जाती है, जैसे ही कंप्यूटर में लाइट जाती है के बाद डिलीट हो जाती है। आपके कंप्यूटर में जैसे ही लाइट जाती है स्वतः ही डिलीट हो जाती है। बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके कंप्यूटर में लाइट जाती है तो ये कंप्यूटर में से क्या होता है, पूरी की पूरी रैम साफ हो जाती है, ठीक है। रोम की बात करें तो कंप्यूटर में से लाइट जाने के बाद भी, लाइट जाने
उसके बाद भी डिलीट नहीं होती है, डिलीट नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? अब यहां से बहुत सारे नाम निकलते हैं, देखिएगा इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। देखो मैं आपको नाम बताता हूं, कितने नाम बताता हूं, देखिएगा। रैम जो है ना, यहां से हम लोग इसको कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी, यहां से कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी। दूसरा नाम यहां से हम लोग कह सकते हैं इसको अस्थायी मेमोरी। ठीक है, तीसरा नाम इसे कह सकते हैं अस्थिर मेमोरी। ठीक है, इसे कह सकते हैं नाशवान मेमोरी। चलिए, इसे कह सकते हैं हम लोग वाष्पशील मेमोरी, वाष्पशील मेमोरी। इसे हम लोग कह सकते हैं उड़ने वाली मेमोरी, उड़ने वाली मेमोरी। अब एक एक चीज का अंतर समझिएगा। अब समझिएगा कि जब हम रैम में लाइट चली जाती है, जैसे ही कंप्यूटर में लाइट चली जाती है, इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, इस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है रैम में। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे डेटा यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। मैंने कहा इसे हम लोग वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होती। वोलाटाइल मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। अस्थायी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद में ख़त्म हो जाती है, ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद में ख़त्म हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अस्थायी मेमोरी। उसे हम लोग कहते हैं अस्थिर मेमोरी। इसे हम लोग कहते हैं नाशवान मेमोरी, यानी कि लाइट जाते ही जिस मेमोरी का नाश हो जाता है वो आपकी नाशवान मेमोरी। लाइट जाते ही जो मेमोरी खत्म हो जाती है, वाष्पशील मेमोरी, जो मेमोरी उड़ जाती है, उसे कहते हैं उड़ने वाली मेमोरी। इसे हम लोग कंप्यूटर में विघटित मेमोरी भी कहते हैं। विघटित मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी जैसे ही लाइट जाती है विघटित हो जाती है, बिखर जाती है, खत्म हो जाती है, जिसका विघटन हो जाता है वो आपकी विघटित मेमोरी। इनके सब के सब उल्टे नाम यहां पर, यानी कि इसे हम लोग सुरक्षित रहती है रोम में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर डेटा डिलीट नहीं होता है, यानी कि नॉन वोलाटाइल, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि इसका उल्टा बिल्कुल, यानी कि स्थायी मेमोरी, यानी कि लाइट जाने के बाद डेटा डिलीट नहीं होता। स्थायी मेमोरी यानी कि स्थिर मेमोरी, यानी कि इसका उल्टा नाशवान, तो इसे कहते हैं गैर नाशवान, जिसका नाश नहीं होता है। इसे कहा था हमने वाष्पशील, इसे हम लोग कहेंगे गैर वाष्पशील, जिसका वाष्प नहीं बनता है। इसको हमने कहा विघटित मेमोरी, यह आपकी हो जाएगी अविघटित मेमोरी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अंतर क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सी मेमोरी में क्या क्या है। यहां पर यह मेमोरी लाइट जाते ही पूर्णतया खत्म हो जाती है, पूर्णतया खत्म हो जाती है, वो है आपकी रैम। जो लाइट जाने के बाद खत्म नहीं होती है वो है आपकी नॉन वोलाटाइल। यह है अस्थायी मेमोरी, यह है स्थायी मेमोरी, यह है अस्थिर मेमोरी, यह है स्थिर मेमोरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कंप्यूटर क्लासेस नहीं ले सर, आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं सुरेंद्र सिंह जी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर इसने हमने कह दिया ना कि विघटित मेमोरी, यानी कि लाइट जाते ही डेटा डिलीट हो जाता है, लाइट जाने के बाद डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए यह है विघटित, यह है नॉन विघटित। ठीक है, अनविघटित कह सकते हैं। इसके अंतर की, इसके प्रकारों के बारे में छोटी सी बात कर लेता हूं। रैम आपके 3 प्रकार की होती है। पहला एस रैम, दूसरा डी रैम और तीसरा डी रैम। ठीक है, और जब रोम की बात करें तो रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। ठीक है, 3 ही प्रकार रैम के और 3 ही हमने रोम के बता दिए। ठीक है, रोम में पावर हो, बिल्कुल। रैम होती है एस रैम, डी रैम, डबल डी रैम, ये होती है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, हार्ड डिस्क को रोम बोल सकते हैं क्या? नहीं गोस्वामी सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। रोम हार्ड डिस्क बिल्कुल अलग है। ठीक है, रोम और हार्ड डिस्क दोनों के दोनों। पेड कोर्स में तकरीबन मेरी 50 के लगभग क्लास हो सकती है, 40-50 क्लास, उसमें आपका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुभम साहू। सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होगी रजिस्टर।
हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर कैश मेमोरी भी तो हो सकती है, हार्ड डिस्क को रोम बोल सकते हैं क्या सर? गोस्वामी सर, मैंने आपका जवाब दे दिया है कि हार्ड डिस्क को रोम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। रोम प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी। डी रैम के 4 कुछ नहीं होता। डी रैम यहाँ पर इसका प्रकार है, डी रैम जो है इसका मतलब हो गया डायनामिक रैम। ये होता है आपकी स्टैटिक या सिंक्रोनस, और इसे कहते हैं हम लोग डायनामिक, ठीक है। इनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टेंशन लीजिए। मेमोरी की मल्टीप्लिकेशन में क्यों होती है? मोबाइल में कौन सी मेमोरी होती है, एसडी या डीडी? इसको हमने कह दिया एस रैम, स्टैटिक रैम, ये डायनामिक रैम, इसे कहते हैं डीडी, डबल डेटा रैम, ठीक है। इसमें कहेंगे हम लोग डबल डेटा रैम, डीडी यानी कि डबल डेटा रैम, डिजिटल डायनामिक रैम। हाँ, वोलाटाइल फ्री क्लासेज है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका लिब्रा ऑफिस भी करवा दूंगा मैं, सीक्वेंस के अंदर करवा दूंगा, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, बिल्कुल 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 सही है आपका, अमित सिंह जी का आंसर सही है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी आपकी इंग्लिश की क्लास भी होने वाली है। इस चीज़ को हम लोग, हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि एक्चुअल में मेमोरी क्या है, मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती है। आपको एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अच्छी सी, ठीक है। हाँ अंकुश पाल सर, थैंक यू सो मच। जहाँ तक बात है, माय नेम इज़, आपने मेरा नाम देख लिया होगा, शुभम स्वर्णकार मेरा नाम है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिफिकेशन का क्या करना है, एमसीए हो चुका है मेरा और एमटेक कर रहा हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी में, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू मिलते रहेंगे, बस आप वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। कौटिल्य क्लासेस का चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ जी, एक्चुअली ये स्क्वायर में चलती है। एक आ रहा कि सर मेमोरी 2 GB 4 GB क्यों होती है, 3 GB क्यों नहीं होती? इसका छोटा सा रीज़न ये है कि ये बाइनरी में चलती है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, हमेशा ये मेमोरी इसी सीक्वेंस में रहेगी। ये कैसे बनती है? ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलती रहती है, ठीक है। ये मेमोरी ऐसे चलती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, फुल कोर्स, हाँ बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा मैं यहाँ पर, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ जी, मिथिलेश तिवारी जी क्या पूछ रहे हैं? ट्रिपल-सी का हॉस्टर जी आपका आंसर दे दिया, ट्रिपल-सी का पूरा कोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, नो इश्यूज। एप्लीकेशन पे नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोग चेक कर लेना, एप्लीकेशन पे न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, उसे देख लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप क्लास को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर देंगे। हाँ कि यूपी पे बता, नहीं अभी तक तो नहीं है ऐसा। नया बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है, मैंने देख लिया, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल रेगुलर क्लास के अंदर वापस। थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। कल बिल्कुल वापस मिलेंगे और कल हम इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये जिनके मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारे के सारे जिनके कंप्यूटर की वजह से जो लोग रह गए थे, ठीक है। यूपीपीसीएल, देखिए आप जो कंप्यूटर पढ़ोगे ना मेरे से, ये हर उस एग्जाम में काम आता है जहां पर आपके कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। जैसे जरूरी नहीं यूपीपीसीएल, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, राजस्थान, यूपी, वॉटेवर जिस स्टेट की बात करो, जहां पर कंप्यूटर आता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।